भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यूं ही नहीं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसको सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बनाता है यहां होने वाले चुनाव, क्योंकि भारत की इतनी बड़ी आबादी अपने नेता का चुनाव स्वयं करती है और यह सिलसिला शुरू हुआ था 1951-52 से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ रजत जय त्रिपाठी। इस वीडियो में हम आपको भारत के पहले चुनाव की वो कहानी बताएंगे, वो आंकड़े बताएंगे जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जब 1951-52 में देश में पहली बार लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया तो लोगों ने किस पार्टी को कितनी सीटें दी, किस पार्टी को कितना वोट मिला और कौन ऐसा नेता था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को टक्कर देता हुआ दिख रहा था। तो चलिए आपको पूरा विस्तार से बताते हैं। दरअसल आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन जब भारत का संविधान लागू हुआ 1950 में जाके, तो ठीक एक दिन पहले 26 जनवरी 1950 से ठीक एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन किया गया और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तय किया कि भारत के लोग अपने नेता का चुनाव स्वयं करेंगे, लोग वोट करेंगे और अपना नेता स्वयं चुनेंगे। उस समय मतदान के लिए जो उम्र सीमा तय की गई वो 21 वर्ष थी, यानी अभी मौजूदा समय में उम्र सीमा 18 वर्ष है, लेकिन जब देश में पहली बार चुनाव हुए तो 21 वर्ष के लोग ही मतदान कर सकते थे या उससे अधिक उम्र के लोग मतदान कर सकते थे। अब यह सीमा 18 वर्ष है। और जब पहली बार चुनाव हुआ, क्योंकि आजादी अभी मिले कुछ ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, मुश्किल से 2-3 साल का समय बीता था, अब ऐसे में 50 से ज्यादा पार्टियां चुनावी मैदान में थी। अब आप ये समझ सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह था कि भारत में चुनाव होने जा रहा है। जनता में तो था ही, जनता में ये उत्साह था। उस समय देश की आबादी तकरीबन 32 करोड़ के आसपास थी, जिनमें 17 करोड़ 32 लाख मतदाता थे। और पहली बार जब देश में चुनाव हुए तो 8 करोड़ 86 लाख मतदाताओं ने लगभग अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चलिए अब आपको वो आंकड़े भी बताते हैं कि जब चुनाव के नतीजे आए तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के टक्कर में उस समय कोई ऐसा नेता नहीं था। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। आजादी की लड़ाई में लोग कांग्रेस के योगदान को भुला नहीं पा रहे थे और लोगों का यह मानना था कि कांग्रेस की लड़ाई की वजह से ही देश को आजादी मिली है। सरदार पटेल के निधन के बाद तो कांग्रेस के साथ साथ पूरे देश में जवाहरलाल नेहरू का जो कद इतना बड़ा हो गया था, उनके आसपास भी कोई नेता नहीं था और ऐसे में बड़ा अहम हो जाता था। जब चुनाव हुए तो अक्टूबर 1951 में 25 अक्टूबर 1951 को पहली बार मतदान हुआ और यह सिलसिला फरवरी तक चला, फरवरी 1952 तक। और फरवरी में जब मतदान खत्म हुआ उसके बाद नतीजे आए और नतीजे आए तो आप देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कुल 4.7 करोड़ लोगों ने मतदान किया। वोट फीसदी कांग्रेस के पक्ष में 44.99% गया। उस समय 489 लोकसभा सीटों पर कुल मतदान हुआ था, उनमें से 364 सीटों पर कांग्रेस ने सफलता हासिल की थी। अब ये नतीजे आप देख लीजिए कि कांग्रेस के मुकाबले कोई भी पार्टी नहीं थी। 489 में से 364 सीटों पर कांग्रेस ने सफलता हासिल की। तो भारत के जब पहला चुनाव हुआ भारत का, उसमें कांग्रेस ने पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जवाहरलाल नेहरू ने साबित कर दिया चुनावी नतीजों से कि उनके टक्कर का कोई भी नेता नहीं है। सोशलिस्ट पार्टी भी चुनावी मैदान में थी। 1.1 करोड़ लोगों ने सोशलिस्ट पार्टी के पक्ष में मतदान किया। फीसदी रहा 10.59% लोगों ने मतदान किया। कुल 12 सीटों पर सोशलिस्ट पार्टी को सफलता मिली और लगभग ऐसी 50 से ज्यादा पार्टियां चुनावी मैदान में थी। किसान मजदूर प्रजा पार्टी को कुल 61 लाख लोगों ने मतदान किया। वोटिंग फीसदी 5.79 रहा। 9 सीटों पर किसान मजदूर प्रजा पार्टी को सफलता मिली। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को कुल 34 लाख लोगों ने मतदान किया। देश के पहले आम चुनाव में 3.29% मतदाताओं ने उनके पक्ष में मतदान किया। 16 सीटों पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को सफलता मिली। तो अगर आप पहले और दूसरे का गैप देखेंगे सीटों के लिहाज से, तो ये गैप बहुत बड़ा है। कहां कांग्रेस 364 सीटों पर सफलता हासिल की थी और दूसरे नंबर की पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 16 सीटों पर सफलता मिली थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब देश का पहला चुनाव हुआ तो कांग्रेस के पक्ष में कितना बड़ा जनाधार था। भारतीय जनसंघ 32 लाख लोगों ने भारतीय जनसंघ के पक्ष में मतदान किया। 3.06% मतदाताओं ने
भारतीय जनसंघ के पक्ष में मतदान किया। 3 सीटों पर भारतीय जनसंघ को सफलता मिली। और मजेदार बात क्या है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू कैबिनेट के कभी साथी थे, लेकिन नेहरू की नीतियों से वे नाराज हो गए और उन्होंने नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा देकर भारतीय जनसंघ की स्थापना की। भारतीय जनसंघ चलता रहा लगभग ये इमरजेंसी के दौरान। उसके बाद भारतीय जनसंघ के कई भाग हुए, तब जाकर के बीजेपी और ये अन्य पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां भी निकली। अब बात करते हैं अनुसूचित जाति महासंघ की। कुल 25 लाख लोगों ने वोट किया। 2.38% लोगों ने अनुसूचित जाति महासंघ के पक्ष में मतदान किया। 2 सीटों पर इस पार्टी को सफलता मिली। अखिल भारतीय राम राज्य परिषद ने भी चुनावी मैदान में अपने किस्मत आजमाई थी। 20 लाख लोगों ने मतदान किया। 1.97% वोट परसेंटेज रहा। 3 सीटों पर अखिल भारतीय राम राज्य परिषद को सफलता मिली। कृषक लोक पार्टी ने भी चुनाव लड़ा। 14 लाख लोगों ने उनके पक्ष में मतदान किया। वोटिंग फीसदी 1.41% रही और 1 सीट पर सफलता मिली। पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट ने भी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाई। 13 लाख लोगों ने मतदान किया। 1.29% मतदाताओं ने इनके पक्ष में मतदान किया और कुल 7 सीटों पर सफलता पाई। शिरोमणि अकाली दल ने भी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाई, जो कि मौजूदा समय में पंजाब की एक बड़ी पार्टी है। 10 लाख लोगों ने उनके पक्ष में मतदान किया। 0.99% मतदाताओं ने शिरोमणि अकाली दल के पक्ष में मतदान किया। 4 सीटों पर अकाली दल को सफलता मिली थी। अब बात करते हैं हिंदू महासभा की। बड़ी कट्टर पार्टी थी हिंदू महासभा। लगातार कांग्रेस और नेहरू की नीतियों पर जमकर हमला बोल रही थी। हिंदू महासभा भी चुनावी मैदान में थी। 10 लाख लोगों ने मतदान किया। 0.95% मतदान वोटिंग उनको मिली, उनके पक्ष में गई। 4 सीटों पर सफलता मिली। किसान एवं श्रमिक पार्टी भी चुनावी मैदान में थी। 9.9 लाख लोगों ने उनके पक्ष में मतदान किया। 0.94% वोटिंग इनके पक्ष में रही। 2 सीटों पर सफलता मिली। फॉरवर्ड ब्लॉक मार्क्सवादी भी चुनावी मैदान में थी। 9.6 लाख लोगों ने इनके पक्ष में मतदान किया। 0.91% मतदाताओं ने इनके पक्ष में मतदान किया। 1 सीट पर सफलता मिली। भारतीय गणतंत्र परिषद भी चुनावी मैदान में थी। लगभग 9.5 लाख लोगों ने इनके पक्ष में मतदान किया। 0.91% वोटिंग परसेंटेज रहा। 6 सीटों पर इनको सफलता मिली। तमिलनाडु में थी मेहनत कश पार्टी। 8.8 लाख लोगों ने इनके पक्ष में मतदान किया। 0.84% मतदाताओं ने इनके पक्ष में मतदान किया और कुल 4 सीटों पर सफलता मिली थी। झारखंड पार्टी के पक्ष में 7.4 लाख लोगों ने मतदान किया। 0.71% वोटिंग परसेंटेज रहा और 3 सीटों पर सफलता मिली। अब झारखंड पार्टी की भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। कहानी यह है कि जब आजादी भारत को मिल गया तो उस समय तो बिहार और झारखंड एक था, और झारखंड पार्टी आजादी मिलने के बाद से ही बिहार से झारखंड को अलग करने की मांग करती रही। हालांकि ये मांग कई दशकों तक चला, लेकिन आजादी के तुरंत बाद से ही झारखंड पार्टी ने झारखंड के लिए एक अलग राज्य की मांग की मुहिम छेड़ दी थी। अब बात करते हैं रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की। 4.6 लाख लोगों ने इनके पक्ष में मतदान किया। 0.44% मतदान परसेंटेज रहा। 3 सीटों पर सफलता मिली। राष्ट्रमंडल पार्टी भी चुनावी मैदान में थी। कुल 3.3 लाख लोगों ने इनके पक्ष में मतदान किया। 0.31% मतदाताओं ने इनके पक्ष में मतदान किया और 3 लोकसभा सीटों पर सफलता मिली। लोक सेवक संघ भी चुनावी मैदान में थी। 3.09 लाख लोगों ने इनके पक्ष में मतदान किया और 0.29% मतदाताओं ने इनके पक्ष में मतदान किया। 2 लोकसभा सीटों पर सफलता मिली। त्रावणकोर तमिलनाडु कांग्रेस भी चुनावी मैदान में थी। 1,15,000 लोगों ने इनके पक्ष में मतदान किया। 0.11% वोटिंग परसेंटेज रहा और 1 सीट पर इनको सफलता मिली। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी बड़ी कट्टर पार्टी हुआ करती थी और बड़े मुसलमानों के मुद्दे को लेकर के मुखर रहा करती थी। वो भी चुनावी मैदान में थी। 79,000 मतदाताओं ने इनके पक्ष में मतदान किया। वोटिंग परसेंटेज 0.08% रहा। 1 सीट पर मुस्लिम लीग को सफलता मिली थी। इसके अलावा बहुत सारी सीटों पर 489 लोकसभा सीटों पर मतदान हुए थे और बहुत सारे निर्दलीय उम्मीदवार भी उस समय चुनावी मैदान में थे। निर्दलीय उम्मीदवारों की बात की जाए तो 1,68,00,000 लोगों ने इनके पक्ष में मतदान किया। 15.90% वोट जो है निर्दलीय उम्मीदवारों को मिले और 37 लोकसभा सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने कब्जा जमाया था। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, जब देश का पहला चुनाव हुआ तो कांग्रेस का एक अलग ही वर्चस्व देखने को मिला। एक विशाल जनाधार उनके पक्ष में था। जवाहरलाल नेहरू यूं तो प्रधानमंत्री 1947 में बन गए, लेकिन जब देश में पहले चुनाव हुए तो चुनाव के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया कि जवाहरलाल नेहरू ही उस समय की मौजूदा स्थिति के सबसे बड़े नेता थे। उनके आसपास
कोई ऐसा नेता नहीं था जो उनको टक्कर देता हुआ दिखाई दे रहा था। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो शेयर करिए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।